जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 2 यानी सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 ए सेंटर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का जो है वो रह गया था। वाई द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के लिए ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए हमारे जिन जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है इसको बता रहे हैं। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेटिस जो है वो मरकब है कई फंक्शंस का, दैट आर थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इन सब को मिलाकर होम्योस्टेटिस कहते हैं। ये फेलियाती जो इंटीग्रेशन है ये इंसान के लिए ज़रूरी है, जानदारों के लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है? जानवरों और इंसानों के लिए ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है कि ये नंबर 1 मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशंस। जो अंदरूनी माहौल है, कंडीशन है, हालत है जिस्म की, जानदार की, उसको मेंटेन करता है, उसको स्टेबल रखता है, एक जैसा यकसां रखता है, बरकरार रखता है। उसके अलावा नंबर 2 एनेबलिंग ऑप्टिमल सेल फंक्शन। सेल जो फंक्शन कर रहे हैं उन फंक्शंस को बेहतरीन हद पर लेकर जाता है। ये इस काबिल बनाता है जिस्म को कि उसके सेल जो हैं वो बेहतरीन फंक्शन करें। उसके अलावा सर्वाइवल, उसकी जानदार की बका के लिए भी ये ज़रूरी है। इसके अलावा एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म एनर्जी क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग एनर्जी मॉलिक्यूल क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग फंक्शन है जो जिस्म का सेल कर रहा होता है। इस मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन और पुरअसर करने में मदद करता है। इसके अलावा अडेप्टेशंस टू एक्सटर्नल चेंजेस, बैरूनी जो तब्दीलियां हैं माहौल में, उनसे मुताबिकत के लिए भी जो है बॉडी को तैयार करता है। एनर्जी एफिशिएंसी, बेहतरीन किस्म की एनर्जी जो है वो आपको हासिल रहे, इसके लिए भी बॉडी अपने आप को एनेबल करती है। यही फंक्शंस उसकी मदद करते हैं। एंड डिजीज़ प्रिवेंशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जानदारों के जो बीमारियों से बचाव के लिए भी ये फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ज़रूरी है, जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि नंबर 1 हमारा जो इस फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन की वजह से जो हमें फ़ायदे हो रहे हैं उनमें नंबर 1 स्टेबल इंटरनल कंडीशन, नंबर 2 एनेबल ऑप्टिमल सेल फंक्शन, नंबर 3 सर्वाइवल, नंबर 4 एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, नंबर 5 अडेप्टेशंस टू एक्सटर्नल चेंजेस, एंड नंबर 6 एनर्जी एफिशिएंसी एंड डिजीज़ प्रिवेंशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जनाब। हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और रह गए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है जनाब, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी के जो पेवनकारी है, गुर्दे की जो पेवनकारी है, उससे क्या मसाइल हो सकते हैं? नंबर 1 सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है क्योंकि हमें जो दवा दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये दवा, ये ड्रग जो है वो सप्रेसेंट है। दवा जो है वो मुदाफ़ियाती निज़ाम को स्लो डाउन कर देती है, मअतल कर देती है, जो शुरू कराई जाती है ऑपरेशन के बाद। क्यों टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द न्यू किडनी। नई किडनी को बॉडी जो है वो रिजेक्ट ना कर दे, इससे रोकने के लिए। एंड मिनिमाइज द साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम करने के लिए ये TS है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स, बट मे इनवाइट सम अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ड्यू टू सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। लेकिन जो कि मुअत्तल हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है, उसकी वजह से हम कुछ बीमारियों को जिस्म में दाखिल होने के लिए इनवाइट करते हैं, तो ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। पहला। नंबर 2 सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, जो जराहती प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकते हैं। ऑपरेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसा कि ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग, या तो खून जम जाएगा या ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं ऑपरेशन के दौरान। नंबर 3 यूरिन लीकेज
है या ब्लॉकेज है, यूरिन लीकिंग एंड ब्लॉकेज फ्रॉम यूरेटर। यूरेटर क्या है? किडनी से एक जो ट्यूब निकल के यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है उसको यूरेटर कहते हैं। उसमें जो है वो यूरिन लीक हो सकता है उसमें, या यूरिन रुक सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ये एक ख़तरा हो सकता है। नंबर 4, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और कैंसर। वो आने वाली नई किडनी जो डोनेट की गई है उसमें उसके ज़रिए जिस्म तक पहुंच सकता है, नए पेशेंट तक पहुंच सकता है, ये भी एक चांस है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है। नंबर 5, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दिल का दौरा पड़ सकता है या फालिज हो सकता है ड्यू टू किसकी वजह से? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं कनेक्ट हैं की गई हैं नई किडनी से, उनके जो है वो उनकी वजह से वो उनकी जो वो रगें हैं, आर्टरीज़ हैं, वो नैरो हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, तंग हो सकती हैं। ये खून की नालियाँ तंग होने की बीमारी को क्या कहते हैं, या उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आर्टीरियल स्टेनोसिस कहते हैं। और इस कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। तो आर्टीरियल स्टेनोसिस जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है उसकी, या फिर ऑपरेशन टेबल पर या किसी और वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। आपने नोट किया कि ये 6 पॉइंट्स आपको दिए गए किडनी ट्रांसप्लांट से के बाद जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो पेशेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जनाब है, व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। हाइपोथर्मिया क्या है? पहले हमें इसकी जवाब देना होगा, इसकी डेफिनेशन देनी होगी, अब फिर हमारा जिस्म जो है वो उस पर किस तरह काबू पाता है इस हालत पर, इसको देखना होगा। हाइपोथर्मिया क्या है? व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है। व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस कोल्ड एनवायरनमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज। जब मौसम का बैरूनी तौर पर हमारे जिस्म को ठंड महसूस हो रही होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है। राइटिंग शायद आपको समझ में आ रही है। व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस कोल्ड एनवायरनमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। टू ओवरकम दिस कंडीशन, इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमारा जिस्म क्या करता है? पर्सपिरेशन स्वेटनिंग जिसको कहते हैं वो रिड्यूस हो जाती है, कम से कम हो जाती है, पसीना आना कम से कम हो जाता है। नंबर 2, बॉडी ब्लड वेसल्स जो हैं स्किन के नीचे मौजूद हैं वो तंग हो जाती हैं, बिकम नैरो। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन अकर होती है एंड कैरिंग ब्लड डाउन टू द स्किन, और इस तरह खून को जो है ना नीचे ही रोकना, स्किन से नीचे रोकने की कोशिश की जाती है ताकि एक्सचेंज ऑफ हीट कम से कम हो जाए। नंबर 3, द सबक्यूटेनियस फैट्स बिकम थिक। जो खाल के नीचे, जिल्द के नीचे, सबक्यूटेनियस के नीचे जो चर्बी है वो मोटी हो जाती है एंड बिकम एंड इंसुलेटिंग लेयर, एक कंबल की तरह की लेयर के तौर पर काम करती है। इस तरह जो बॉडी हीट है वो एग्जिट होने से बच जाती है, बाहर खारिज होने से बचती है और बॉडी को गर्म रखती है। इस तरह हम अपनी अंदरूनी गर्मी को महफूज रखते हैं। नंबर 3, बॉडी शिवर्स। बॉडी कपकपाना शुरू होती है। कपकपाने में क्या होता है? मसल्स वाइब्रेट करते हैं एंड जनरेट हीट। ये मसल्स एक्शन है जिससे बॉडी कपकपाती है और एनर्जी को जनरेट करती है। हाथ जैसे आप रगड़ते हैं इसी तरह मसल्स भी अपने आप को रगड़ कर हीट जनरेट करते हैं ताकि बॉडी गर्म रहे। तो ये हमारे नेचुरल इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो हमारी बॉडी करती है जब हाइपोथर्मिया होता है। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।